दोस्तों, एक 25-26 साल की बेहद खूबसूरत एवं नौजवान महिला पटना रेलवे स्टेशन पर बैठकर मगध एक्सप्रेस का इंतजार करती है क्योंकि उसको दिल्ली जाना था। वो बैठी थी कि तभी एक युवक आता है। जब उसकी नज़र उस महिला पर पड़ती है तो हैरान हो जाता है, चौंक जाता है, क्योंकि 6 साल पहले इसी महिला के साथ वो उसी ट्रेन में एक रात का सफ़र किया था। और दोस्तों, वो सफ़र उसके लिए इतना यादगार था कि आज तक उसे याद था, शायद वो जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाता। फिलहाल उस दिन जो भी कुछ कसर बाकी रह गया था, आज दोस्तों उस युवक के लिए उसे पूरा करने का मौका था, क्योंकि वो महिला अकेली थी और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता है? एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, साथ में दिल को छू लेने वाली कहानी है। ट्रेन के सफर की एक और शानदार कहानी। दोस्तों, क्या कुछ हुआ ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, उस महिला का नाम सविता होता है। उम्र उसकी 25-26 साल की थी। बात है 6 जनवरी 2025 की, जब वो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बैठी थी। मगध एक्सप्रेस 2 घंटे लेट थी, रात को 8 बजे आने वाली थी। तभी वो युवक, जिसका नाम योगेश होता है, उसकी उम्र 28-29 साल की थी, वो आता है। जब सविता को देखता है तो देखते ही चौंक जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि पता नहीं ये मुझे पहचानती होगी या नहीं पहचानती होगी। फिलहाल उसके सामने वो 2-3 बार आता जाता है। सविता की नज़र उस पर पड़ती है, लेकिन या तो वो उसे पहचानती नहीं या फिर इग्नोर मार देती है। फिलहाल जो सविता थी थोड़ी परेशान लग रही थी। जब पहले वो 6-7 साल पहले थी तो सलवार कुर्ती पहन रखी थी, आज साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उदास थी, परेशान थी और उसके हाथ में मोबाइल था। वो उसे नंबर मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं था। तो फिर वो एक महिला से मोबाइल मांगती है, कहती है कि दीदी, क्या मैं एक कॉल आपके फ़ोन से लगा सकती हूँ? दोस्तों, वो महिला मना कर देती है। उसके बाद फिर वो निराश होकर अपने बैग के पास आकर बैठ जाती है और ये सब योगेश कुछ ही दूरी पर बैठकर देखता रहा। उसके बाद वो फिर आता है सविता के पास और कहता है कि क्या आपको मोबाइल चाहिए, क्या आप किसी को फ़ोन लगाना चाहती हैं? तो उसे देखती है, कहती है कि हाँ, एक कॉल लगाना था मुझे। दोस्तों, फिर कहता, आप नंबर बताइए, मैं लगा देता हूँ। वो नंबर बोलती है, फ़ोन लगाता है, फ़ोन लगाकर सविता को दे देता है। सविता जो है वो 2 मिनट बात करती है, लेकिन दोस्तों बात करने के बाद वो और परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो फ़ोन योगेश को दे देती है और आकर अपने बैग के पास बैठ जाती है। अब कुछ देर में वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चल देती है। योगेश जो है दोस्तों, अब ये तो काम गलत था, लेकिन उसने उसका कॉल रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड कर लिया था। उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है और उसके बाद दोस्तों, सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। भागा भागा सविता के पीछे जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। वो पलट कर देखती है, कहती है बताइए। कहता है कि मुझे आप ही जैसी किसी महिला वर्कर की तलाश है, और क्या आप किसी ऐसी महिला को बता सकती हैं जो दिल्ली में मेरी दुकान पर काम कर सके? अब दोस्तों, सविता जब सुनती है तो थोड़ी सी उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। कहती है कि क्या मैं वो काम कर सकती हूँ? कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप भी वो काम कर सकती हो। कहती है फिर मुझे ही ले चलो। वो कहता है लेकिन आप तो कहीं जा रही हैं। बोलती है कोई बात नहीं, काम की ही तलाश में जा रही थी, लेकिन अब आपके साथ में चल चलूँगी। दोस्तों, उसके बाद अब जो वो चाहता था वही होता है। फिर वो प्लेटफार्म पर आ जाती है। कहती है कि आपका टिकट है? कहता कि हाँ, मेरा तो टिकट है एसी का। वो कहती है ठीक है, मेरे पास भी ये 250 रुपये वाला टिकट है और मैं जो है जनरल डिब्बे में बैठ जाऊंगी, फिर अपना वहाँ पर चलकर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं भाई, अब जो है आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप मेरी कर्मचारी हैं तो आपको ले जाना मेरा काम है, आप मेरे साथ चलिए। कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। बोलता कोई बात नहीं, मैं जो भी पैसे लगेगा वो लगा दूंगा, बाद में तुम्हारे काम से काट लूँगा। वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, कहती है ठीक है। दोस्तों, वो जाता है थर्ड एसी में, उसकी लोअर सीट थी, वहाँ पर अपना सामान वामान वो दोनों सीट के नीचे रखते हैं और ट्रेन चूँकि आ चुकी थी, बैठते हैं और उसके बाद दोस्तों ट्रेन चल पड़ती है। रात के 9-10 बज जाते हैं। तो जो सविता थी रोटी सब्जी लाई थी बनाकर,
वो दोनों खाते हैं, कुछ और चीज़ वो बिरयानी वगैरह मंगाता है, खाते हैं। और उसके बाद दोस्तों वो सविता से कहता है कि आपको याद है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं इसी यात्रा के दौरान। अब जैसे सविता ये सुनती है दोस्तों, वो चौंक जाती है, कहती है ओहो, तो आप वही हैं, मुझे कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि शायद आप वही हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे उस दिन बड़ी गलती हो गई थी। वो कहता है कि आप मानती हो ना कि आप ही की गलती थी? बोलती हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ, मेरी ही गलती थी, उस समय मैं बच्ची थी, नादान थी। तो कहता है कि नहीं तुम बच्ची तो नहीं थी, इतनी भी छोटी नहीं थी। कहती है कि हाँ मैं बड़ी थी लेकिन मेरी अकल छोटी थी, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब दोस्तों उस दिन जो घटना घटी थी, बात है 2018 की, जब सविता अपने माँ बाप के साथ दिल्ली जा रही थी और तीनों टिकट उसकी कंफर्म थी, लेकिन साइड लोअर की सीट जो है सविता की थी, योगेश का अपर का था। स्लीपर की ये बात थी, उस समय एसी में नहीं थे ये लोग। योगेश आता है और जैसे अपना सामान रख के वहाँ पर बैठता है, सविता उसको फटकार देती है, कहती है कि यहाँ पर कहाँ बैठ रहे हैं। अब योगेश दोस्तों सोच रहा था कि इतनी अच्छी लड़की है, इसके साथ बैठेंगे, आराम से सफ़र का मज़ा लेंगे, कभी ना कभी छू देंगे इसको। लेकिन दोस्तों सविता जो है उसे बैठने नहीं देती है। वो टीटी को बुलाता है और लोग समझाते हैं कि हाँ भाई कम से कम ये बैठ सकते हैं, क्या हमेशा कोई थोड़ी आदमी ऊपर ही सोता रहेगा, तो जब तक बैठना चाहें यहाँ पर बैठ सकते हैं, जब सोना होगा तब आपकी ये सीट पूरी है। लेकिन दोस्तों वो मानती नहीं है, उसको वहाँ पर बैठने नहीं देती है। वो बेचारा झल्ला कर ऊपर अपना बैठा रहा और दोस्तों फिर वो दिल्ली जाकर पहुँच जाता है। तो ये चीज़ उसको याद दिलाता है, वो शर्मिंदा हो जाती है। फिर सविता उससे कहती है अच्छा ठीक है, आज तो ठीक से आप बैठ जाओ। वो कहता है नहीं, अगर आज भगा दोगी तो मैं कहाँ जाऊँगा। सविता मुस्कुरा देती है, कहती है कि बदला लोगे क्या उस दिन का मुझसे? कहता है कि नहीं बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। कहती है तो ठीक है फिर ढंग से बैठ जाओ, फिलहाल काफ़ी रात हो जाती है। वो योगेश से कहती है लेट जाओ, लेकिन योगेश कहता नहीं तुम लेट जाओ। फिलहाल जो सविता थी वो लेट जाती है। जब 11-12 बज जाते हैं, सारे लोग ट्रेन में सो जाते हैं, लाइट भी लगभग बंद हो जाती है, तो सविता उससे कहती है कि लेट जाओ ना, क्यों बैठे हो? कहता नहीं मैं बैठ कर ही चलूँगा। लेकिन दोस्तों उसका हाथ पकड़ के खींच लेती है, कहती लेटो, क्यों बैठे हो? दोस्तों फिर अब जो योगेश चाहता था वही होता है। ठंड का महीना था दोस्तों, फिर अपना वो लेट जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद, मतलब 1 ही मिनट के अंदर अंदर जो सविता थी वो उठकर अपना सर उधर कर लेती है, कहती है अब ठीक है। योगेश कहता है यार इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक ही है, जो 2018 में हुआ था उससे तो ये बेटर ही है। अब दोस्तों उसके बाद आराम से दोनों सफ़र का मज़ा लेते हैं, सफ़र पूरा होता है। अगले दिन जो है दोपहर को गाड़ी नई दिल्ली पहुंचती है। वहाँ से दोस्तों अब जो फ़ोन पर वो जो बात हुई थी, वो बात भी एक दिलचस्प थी, जो कि सविता ने जिससे बात करी थी। तो वहाँ पर जब उतरते हैं तो फिर वो पहाड़गंज में ही रहता था, उसका रूम था, सदर में उसकी, सदर बाज़ार में उसकी दुकान थी, जिसमें वो गैस चूल्हा बेचता था, बर्नर, स्टोव और आई पाइप, तमाम चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ बेचता था। रोज़ उसका 3-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये तक की कमाई हो जाती थी। तो अपने कमरे पर जाता है। 1 BHK का वो फ्लैट था, 50 गज में, अच्छा सा था, एक कमरा था, किचन और लेटरिन बाथरूम सब कुछ। 1 हफ्ते बाद वो अपने गांव से आया था, दरवाज़ा खोलता है, अंदर डस्ट वगैरह पड़े थे, उसको साफ़ करता है और सविता से कहता है कि ये लेटरिन है, ये बाथरूम है, जाओ नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ और मैं थोड़ा साफ़ सफाई करता हूँ। फिलहाल सविता जो है मिलके साफ़ सफाई करती है। उसके बाद दोनों अपना फ्रेश होते हैं, नहाते हैं और इधर ये खाना ऑर्डर कर देता है। दोस्तों खाना आ जाता है, उसके बाद ये लोग खाते पीते हैं, अब फिर आराम करते हैं। शाम होती है, सुबह जब होती है तो फिर योगेश कहता है कि चलो दुकान पर चलते हैं, तो तैयार हो जाती है, दुकान पर जाता है, दुकान खोलता है। एक लड़का भी रख रखा था, उसे फ़ोन कर देता है भाई मैं आ गया हूँ, दुकान पर आ जाना। जैसे ही वो लड़का उसे देखता है तो कहता है अरे भैया आप शादी कर लिए? भाभी जी नमस्ते। सविता सुनती है, चौंक जाती है, कहती है कि हाँ मेरी शादी हुई है, लेकिन इनसे नहीं हुई है और ऐसा मत समझो। तो अब दोस्तों इस तरीके से दिन भर वो लोग दुकान पर रहे, शाम को फिर वापस आते हैं। अब दोस्तों 3-4 दिन योगेश की खुशियाँ 7वें आसमान पर थी।
क्योंकि इतनी सुंदर जो है सविता थी, उसके साथ आती जाती थी, उसके साथ रहती भी थी। वो जो है बेड पर सो जाता था, वो अपना नीचे सो जाती थी और बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। योगेश कहता है कि तुम्हारा पति क्या करता है दोस्तों। उसके बाद जो वो कहानी बताती है, कहती है कि पति की मत पूछो, बाकी सब पूछो। कहता है बताओ आखिर क्या हाल है और तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। कहती है अगर माता पिता होते तो मेरा ये हाल नहीं होता, फिलहाल माता पिता नहीं हैं, दोनों नहीं हैं। और पति की कहानी बताती है कि शादी को अभी 2 ही महीने उसके हुए थे, लेकिन दोस्तों शादी के पहले ही दिन जैसे वो शादी करके आती है, उसके सामने जो है उसका जो पति था, प्रदीप नाम था, वो नशे में आता है दोस्तों। उसी वक्त उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और रोज रोज झगड़ा होता रहता है। जो प्रदीप था उसके मामा मामी थे, प्रदीप का भी कोई नहीं था। मामा मामी जो है वही प्रदीप की शादी सविता से करवाए थे और उन्होंने सविता से बोला था कि बेटा कोई भी दिक्कत होगी तो हम दिल्ली में रहते हैं, हमको कॉल कर देना और हम जो है हमेशा तुम लोगों के लिए तैयार रहेंगे। तो जब हद हो जाती है, इन दोनों में रोज झगड़े होते रहते हैं। सविता जो है उसको पास में नहीं आने देती, क्यों कहती है तुम नशेड़ी हो, मेरी शादी धोखे से हुई है। फिलहाल वो उसके मामा को फ़ोन करती है और कहती है कि मामा जी अब मैं जो है आपने जो बोला था वो झूठ बोला था, ये इतना शरीफ है नहीं और मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। तो कहते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम दोनों दिल्ली आ जाओ, मैं तुम दोनों को समझा दूंगा, उसको समझा दूंगा, तुम तो समझदार हो ही कि कैसे घर चलाया जाता है, कैसे घर बसाया जाता है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं अब इसके साथ एक पल भी कहीं आ जा नहीं सकती, मैं जो है अकेले आ रही हूँ, उसके बाद आप इनको बुला लेना। कहते हैं बेटा ठीक है। लेकिन दोस्तों अब इसीलिए वो उस दिन रेलवे स्टेशन पर आई थी और जब वो अपने पति के मामा को फ़ोन करती है तो मामा जो है वो दोस्तों वो कहता है कि अभी मत आओ, अभी 2-4 दिन बाद आओ। तो वो निराश हो जाती, कहती है मामा मैं घर छोड़ के आई हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती, उसका शक्ल नहीं देख सकती बिना आपके समझाए बुझाए। लेकिन वो दोस्तों फ़ोन काट देते हैं, कहते हैं 2-4 दिन बाद आना, अभी जो है हम तुम्हें नहीं बुला सकते। तो दोस्तों इसीलिए सविता उस दिन निराश हो गई थी और ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो योगेश सुन लिया था। तभी वो बोला कि चलो मेरे साथ, और दोस्तों इस तरीके से उसको लिवा लाया था। तो इन 2-4 दिनों में जब दोनों साथ रहे, बहुत गहरी दोस्ती हो गई, गहरा लगाव हो गया। और उसके बाद दोस्तों वो अपने मामा को जब 4 दिन बाद फ़ोन करती है तो उसके मामा कहते हैं हाँ ठीक है। वो कहती है मैं दिल्ली आ गई थी उसी दिन, लेकिन मैं कहीं पर हूँ, तो अब मैं यहाँ पर कितना दिन रहूँगी और आप मुझे अपने पास बुलाइए। तो दोस्तों वो कहते हैं ठीक है, आज मैं शाम को तुमको लेने आ रहा हूँ। दोस्तों वो बताती है योगेश से कि आज मामा जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ जाऊँगी। उसे नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग सुन चुका है, सारी कहानी बताती है। दोस्तों उसके बाद जब वो शाम को लेने आने वाले थे, ये कमरे पर आते हैं और योगेश कहता है कि तुम चली जाओगी तो मैं कैसे रहूँगा, और इन 4 दिनों में तुम्हें पता नहीं होगा मुझे कितनी खुशी मिली है। दोस्तों ये सुनकर सविता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहती है कि सिर्फ आपको खुशी नहीं हुई है, मुझे भी बहुत खुशी थी आपके साथ रहते हुए, लेकिन क्या करूं, मैं जो है मजबूर हूं, मुझे जाना पड़ेगा। काश मैं आपको उस दिन समझ जाती जिस दिन मैंने आपको अपने पास बैठने नहीं दिया था। क्योंकि जब आप उतरने लगे, जब ट्रेन पहुंच गई और आप उतरने लगे, तब मैंने आपको गौर से देखा और मुझे लगा कि मैंने आपके साथ गलत कर दिया है। लेकिन जो होता है ऊपर वाला लिख चुका होता है, क्या करें, अब जाना पड़ेगा। और आपने जो भी कुछ किया उसका एहसान में जो है कभी मौका लगा तो मैं चुका दूंगी। दोस्तों उसके बाद वो खुद ब खुद उसके गले से लग जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोती है, उसके सीने पर सर रख के उसका शर्ट भीग जाता है। वो उसे संभालता कहता ठीक है। दोस्तों कुछ ही देर में उसके मामा मामी आ जाते हैं और पहले तो कहते हैं कि भेज दो इसको, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसे लड़की को दिल्ली में नहीं भेज सकता, आप जो है आइए और ले जाइए। दोस्तों जब वो दोनों आते हैं और उन दोनों को जब योगेश देखता है तो दोस्तों वो कुछ संदिग्ध मामला लग रहा था। वो कहता है ये तुम्हारे मामा मामी हैं और इनका अच्छा काम है, क्या काम करते हैं? वो पूछ लेता है कि मामा जी आप क्या काम करते हैं?
तो वो दोस्तों आई बाई मानने लगता है, जो काम बताता है तो ये अगर उसके डिटेल के बारे में पूछता है, क्योंकि योगेश तो दिल्ली में जो है करीब 12-13 साल से रह रहा था। जब वो 14-15 साल का था तभी से रह रहा था, तो कुछ बता नहीं पाता है। फिर उसे मामला संदिग्ध लगता है कि जैसे इसका पति है, इन लोगों ने धोखे से शादी करवा दी है, वैसे लगता है इसके मामा मामी भी हैं। फिलहाल वो उससे कहता है कि एक काम करना, तुम जरा सावधान रहना, बुरा मत मानना, लेकिन ये जो तुम्हारे मामा मामी है, मैं दिल्ली के को इतने दिनों से देख रहा हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो अपना जो फ़ोन है वो अपने पास ही रखना, और अगर मुझे कुछ समझना तो फ़ोन कर लेना। वो कहती है ठीक है, और मैं तुम्हें कुछ क्या बहुत कुछ समझती हूँ आपको। दोस्तों उसके बाद वो चली जाती है। लेकिन दोस्तों अब अगले दिन वो उसे अपना फ़ोटो सेंड करती है, वीडियो कॉल करती है। दोस्तों उसका लुक देखकर ये बिल्कुल हैरान हो जाता है। बहुत अच्छा से उन्हें बाल वगैरह कटवा लिए थे, शानदार कपड़ा पहन रखी थी। वो कहता है क्या बात है यार, तुम तो एकदम चमक रही हो। तो कहती है कि हाँ, मैं 3-4 घंटे पार्लर में बिता कर आई हूँ, मेरे मामा मामी मेरा बड़ा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसी दिन शाम को उसका फ़ोन बंद हो जाता है, और फिर उसका फ़ोन कभी लगता नहीं। ये फ़ोन लगा लगा कर परेशान, मैसेज कर कर के परेशान, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। 1 हफ्ते बीत जाते हैं तो उसे याद आता है कि जब उसके मामा मामी उसको लेने आए थे और वो अपने मामी के गले लगकर रो रही थी, अपने पति की शिकायत कर रही थी, तो उसके मामा मामी बोले कि घबराओ मत बेटा, अब तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो बदलने वाली है। तो वो सोचने लगता है यार कि जब इसका इसके पति से नहीं बन रहा है, तो उसके पति के मामा मामी क्या इसकी ज़िंदगी बदल देंगे, उनके हाथ में क्या ऐसा जादू है। यही सब वो सोच सोच कर परेशान था, और फिर बहुत आगे तक सोच लेता है, सोचता है कि हो ना हो, दाल में कुछ काला जरूर है, कुछ बहुत गड़बड़ी है। वो दोस्तों जाता है पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में। वहाँ पर जो दरोगा जी थे उनसे बात करता है और कहता है कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप मेरी बात पर यकीन करिए, और इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और दोस्तों वाकई में इसको गंभीरता से वो लेते हैं, उस फोन को ट्रेस करते हैं। ट्रेस करते करते दोस्तों करोल बाग के आनंद पर्वत में वो घर होता है। जब वहाँ पर ये पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये जो मामा मामी थे पुलिस को देख के हड़बड़ा जाते हैं, और उठकर जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस उन्हें दबोच लेती है, कहती है ये बताओ वो तुम्हारी भांजी कहाँ पर है। दोस्तों उसके बाद एक कमरे में ताला लगा हुआ था, ताला खुलवाते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर पुलिस वाले हैरान, जो योगेश था वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो सविता थी अधमरी सी फर्श पर पड़ी हुई थी। दोस्तों ये लोग उसको 1 हफ्ते से खाना नहीं दिए थे, सिर्फ पानी देकर उसको जिंदा रखे थे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज था। दरअसल दोस्तों जो ये मामा मामी थे ये चमड़ी के सौदागर थे, और जो उनका वो भांजा था, जो प्रदीप था, उनका ना भी वो भांजा था ना ये उसके मामा मामी थे। ये तीनों एक पार्टनर थे जो कि दिल्ली में रहते थे और गांव में जाते थे ऐसी ही भोली भाली, या जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता था, या जो खूबसूरत लड़कियां होती थीं, उनको जो है ये मामा मामी इस प्रदीप से उनकी शादी करवा देते थे मंदिर में, और उसके बाद ये खुद दिल्ली चले आते थे। प्रदीप का जब मन भर जाता था 10-15 दिन में, वो तो शुक्र हुआ कि जो सविता थी उसने उसको पास में नहीं आने दिया, लेकिन और लड़कियां ऐसी नहीं थी। जब 10-15 दिन में उसका जो है मन भर जाता था, तो फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देता था, वही पीना खाना, वही परेशान करना। और थक हार के जो उसकी जो पत्नी बनती थी या जिससे वो शादी करवाते थे, वो लड़की इसी मामा मामी को फ़ोन करते थे, क्योंकि मामा मामी कहे रहते थे कि कोई परेशानी होगा तो कभी भी मेरे पास फ़ोन कर लेना। तो ये फ़ोन करती थी, मामा मामी कहते थे ठीक है तुम दोनों दिल्ली आ जाओ। दोस्तों वो उन दोनों को दिल्ली बुलाते थे, और दिल्ली बुलाकर फिर ये तीनों लोग एक हो जाते थे। ये मामा का नाम जयचंद था, और जो प्रदीप था, और जो मामी थी, ये तीनों लोग एक हो जाते थे। और दोस्तों फिर उन्हें जो है उसी धंधे में ढकेल दिया जाता था। कुछ दिन तो बड़े बड़े जो है वो ग्राहक ढूंढते थे जो मोटा पैसा देते थे, और उसके बाद फिर दोस्तों जब कुछ दिन बाद उन्हें
कोठे पर बेच दिया जाता था। तो ये उनका काम था। अब तक दोस्तों ये लोग ऐसे ऐसे वो 6 लड़कियों की शादी करके ला चुके थे और उसके बाद उनको गर्त में ढकेल चुके थे। अगर ये लोग नहीं आते तो शायद सविता के साथ भी वही होता, या तो अपनी मर जाती, क्योंकि अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसने तो बहुत मना किया, जो भी आए उनको मारा पीटा, पास में नहीं फटकने दिया, कई लोगों को बुलाए। लेकिन दोस्तों अब आखिर वो कितना लड़ाई करती जब उसके शरीर में जान ही नहीं रहती। तो फिलहाल या तो मर जाती या फिर उसी धंधे में वो भी चली जाती। लेकिन शुक्र है कि योगेश जो है वो समझदार था, उसने बहुत कुछ सोचा और सतर्कता दिखाते हुए दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाता है। और जो पुलिस स्टाफ था वो भी बहुत समझदारी दिखाते हैं, तत्काल में कार्रवाई करते हैं। फिलहाल सविता को वहाँ से छुड़ाते हैं। दोस्तों जब योगेश कमरे पर उसको लेकर आता है दोस्तों, वो फूट फूट कर रोने लगती उससे लिपट कर, और वो कहता है कि मैं कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था मैं तुम्हें ना जाने दूं। सविता कहती है फिर क्यों जाने दिए, मुझे बांध लिए होते। और दोस्तों उसके बाद फिर इतना रोती है, योगेश उसको समझाता है, उसके बाद उसका दवा वगैरह करवाता, बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ दिन में वो ठीक ठाक होती है और उसके बाद दोस्तों फिर एक दिन ये अपने जीवन की नए तरीके से शुरुआत करते हैं, आपसी रजामंदी से। और उसके बाद फिर एक दिन वो मंदिर में शादी करते हैं। और इधर ये जो तीनों थे दोस्तों, इनसे पूछताछ की जाती है, उन 6 लड़कियों का पता लगाया जाता है, उनको जो है वो छुड़ाया जाता है और फिर इनके उसके बाद इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है तमाम धाराओं में। तो दोस्तों ये रही कहानी। अगर योगेश सतर्कता नहीं दिखाता, समझदारी नहीं दिखाता, तो दोस्तों आज ना जाने क्या होता सविता के साथ। लेकिन दोस्तों शुक्र है कि दोनों अब जीवन में बहुत खुश हैं, एक साथ रह रहे हैं और उसी दुकान को दोनों चलाते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है कि जो मेरा दूसरा चैनल है स्टोरी बाय उदय 2.0, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें और उसको भी प्यार दें, सपोर्ट दें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।